एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया लाइव। आज इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 MCQs क्वेश्चंस जो कि बायोकेमिस्ट्री में पूछे जा सकते हैं। अगर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर में हैं और अगर आप किसी भी बोर्ड से डी फार्मा कर रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हर एक तरीके के क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर भी आ चुके हैं। इसी के साथ ही साथ जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी हो सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, लेकिन आप अगर अभी तक फार्मेसी इंडिया के दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स के साथ नहीं जुड़े हैं, ज़रूर जुड़ जाइएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सभी की लिंक्स दी गई है, वहाँ पर आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। देखो, सबसे पहली चीज़ ये समझो कि बहुत ही बेसिक सवाल आते हैं। आप चाहे डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हो चाहे डी फार्मा सेकेंड ईयर में हो, आपने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे हैं तो आपको पता होगा बहुत बेसिक सवाल आते हैं अगर 1 मार्क क्वेश्चंस की बात करें तो। ठीक है, पहला सवाल है कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ विच 3 एलिमेंट्स। कार्बोहाइड्रेट किन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। अब देखो, इसी के अंदर ही चीज़ें छुपी हुई है। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, इसमें कार्बन तो होगा, हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होता है। क्यों? क्योंकि ये एक पूरी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन भी आपका ऑर्गेनिक है, लिपिड्स आपके पास ऑर्गेनिक है, वाइटामिन्स आपके पास ऑर्गेनिक है, ये सब के सब ऑर्गेनिक होते हैं। इसका मतलब है इन सभी में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रेशियो क्या होता है? 1 to 1। ठीक है, 1 to 1, यानी यहाँ पर 1 होगा आपका कार्बन, 2 होंगे हाइड्रोजन एंड 1 होगा ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर कौन सा मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है। मोनोसेक्राइड यानी एक सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट के, उसको आप मोनोसेक्राइड कहते हैं। सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उसी का मतलब होता है मोनोसेक्राइड। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम सुक्रोज और माल्टोज की बात करें तो ये दोनों डाइसेक्राइड है। क्लियर, दोनों डाइसेक्राइड है। क्यों? क्योंकि सुक्रोज के अंदर प्रेजेंट होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है, और माल्टोज बनता है 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर, बल्कि यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो होगा आपका एक मोनोसेक्राइड। इसके अलावा लैक्टोज भी एक डाइसेक्राइड है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है एक तो ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज। क्लियर, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। क्लियर, आंसर जो ग्लूकोज है इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, आप सभी को पता होगा, बहुत ही बेसिक सा है। क्लियर, नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी इज टू। मेन फंक्शन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में? देखो, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली आप रोटी, चावल, ये सारी चीज़ें जो आप खाते हैं, आलू के अंदर पास्ता, ये सब कुछ, सब में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च बेसिकली। क्लियर, तो इसका मेन काम होता है जो आपको बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करे। ठीक है, हमारे पास 2 ऐसी चीज़ें होती है जो डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करती है। एक तो कार्बोहाइड्रेट है जो कि शॉर्ट टर्म एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी अगर आप रोटी खाली खा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा समय के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी, आपको आधे दिन के लिए एनर्जी मिल सकती है। लेकिन अगर वहीं पर बात करें लिपिड की, तो सही अमाउंट में अगर लिपिड खाया जा रहा है वो आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं जैसे कि प्रोटीन्स है, वाइटामिन्स है, ये भी आपको एनर्जी देते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इनका मेन काम होता है बॉडी के ग्रोथ में और डेवलपमेंट में मदद करना। ठीक है, चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सुक्रोज इज अ डाइसेक्राइड मेड अप ऑफ। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। सुक्रोज यानी टेबल शुगर। होता क्या है? ये है जो तुम्हारे घर में सफ़ेद चीनी रखी हुई होती है, ठीक है, डब्बे में जो सफ़ेद चीनी है वही होती है आपकी सुक्रोज। ठीक है, टेबल शुगर। चलो
देख रहे हो, इतने सिंपल सवाल आते हैं। विच कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज द मिल्क शुगर। अब मिल्क में कौन सी शुगर पाई जाती है? आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, कभी तो सुना होगा लैक्टोज। क्या है लैक्टोज? लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड है जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, ठीक है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जो कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है और पाया जाता है आपके मिल्क में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन होते हैं। मान लीजिए, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मान लीजिए कि मेरी बॉडी में लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है लैक्टेज, अगर वो डेफिशिएंट हो जाए तो मैं इसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाऊंगी और मैं मिल्क से बनी हुई किसी भी चीज़ को नहीं खा पाऊंगी, क्योंकि उन सभी में लैक्टोज प्रेजेंट होगा। और क्योंकि मेरी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगी, तो वो फिर बाद में इकट्ठा होके कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट कर सकता है। इसीलिए ऐसा होता है कि अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है, ठीक है, तो उनको मिल्क से बनी हुई किसी भी चीज़ों से दूर रखा जाता है। बेसिकली उनको एलर्जी होती है मिल्क से बनी हुई चीज़ों से, ठीक है। आसान भाषा में ऐसे याद रखिएगा। पॉलीसेकेराइड्स आर फॉर्म्ड बाय। अब देखो, जो कार्बोहाइड्रेट है वो दो प्रकार के होते हैं। एक है सिंपल, है ना, जिसके अंदर आपके मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड आते, और दूसरे होते कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है पॉलीसेकेराइड। सिंपल समझो, पॉलीसेकेराइड का मतलब वो कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं पॉली। क्योंकि पॉली का जो ये जो पॉली वर्ड है ये हमने लिया गया है मोर देन 9 बेसिकली, ठीक है। 9 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट्स अगर प्रेजेंट है तो वो पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में ही आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेकेराइड। अगेन इसी तरीके का सवाल है कि पॉलीसेकेराइड इनमें से कौन सा है। ग्लूकोज नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, ये एक मोनोसेकेराइड है। सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है, सवाल कर चुके हैं इसका। सेल्यूलोज आंसर हो जाएगा क्योंकि सेल्यूलोज एक होमोपॉलीसेकेराइड है जो कि ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट से मिलकर बनता है, बहुत सारी। क्लियर। और यहाँ फ्रक्टोज भी एक मोनोसेकेराइड ही है, ठीक है, फ्रक्टोज भी एक मोनोसेकेराइड ही है। चलिए, Which of the following is the stored form of carbohydrate in animals? अब कोई ना कोई ऐसी स्टोर्ड फॉर्म होती है जिसके फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो सही आंसर होगा आपका वो होगा जो ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन देखो होगा क्या, अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज हो जाए तो इस ग्लूकोज को हम कन्वर्ट कर लेते हैं ग्लाइकोजन में, और फिर ये ग्लाइकोजन जाकर स्टोर हो जाता है आपके लिवर में। मेन तो लिवर ही होगा, थोड़ा बहुत मसल्स में भी होता है, ठीक है, लेकिन जो मेन स्टोरेज होती है इसकी वो होती है लिवर में। क्लियर। और जब वापस से आपको ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है तो लिवर फिर से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और ग्लाइकोजन फिर से स्टोर कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, एंड फिर उसको हम यूज़ कर लेते हैं एज एन एनर्जी कंपोनेंट। व्हाट इज द स्वीट टेस्टिंग सिंपल शुगर दैट इज अ मेन फ्यूल फॉर सेल्यूलर वर्क। हमारी बॉडी में सिंपल शुगर, ठीक है, स्वीट टेस्टिंग चीज़ जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा होगा जो कि हर एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, हर एक सेल के काम के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। आंसर होगा आपका ग्लूकोज। यही है मेजर एनर्जी फॉर्म, ठीक है, यही हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, यही हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, ठीक है, यही प्रेजेंट होता है ब्लड में। समझे? ये भी नहीं दिख रहा है। चलिए, तो हम लोग यूज़ करते हैं फिर रेड। क्लियर? समझ आई? चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। कौन इनमें से कार्बोहाइड्रेट नहीं है? ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट है, स्टोर्ड फॉर्म है, तो मैंने बताया ये पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च भी एक पॉलीसेकेराइड है। प्रोटीन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बाकी ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। प्रोटीन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, नाम से ही साफ साफ पता चल रहा है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। प्रोटीन्स किससे मिलकर बनते हैं?
शुगर्स, फैटी एसिड, अमीनो एसिड या फिर न्यूक्लियोटाइड्स। देखो प्रोटीन्स मिलकर बनते हैं अमीनो एसिड की लंबी लंबी चेन से, ठीक है। जो लंबी लंबी चेन्स होती है अमीनो एसिड की, कैसे होती है देखिए, ऐसे। मान लो मेरे पास अमीनो एसिड है, ठीक है, जैसे मोतियों की माला होती है ना, वैसे ही होता है अमीनो एसिड। ये है अमीनो एसिड और ये है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से जुड़कर एक पूरा का पूरा प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। द बॉन्ड दैट कनेक्ट्स टू अमीनो एसिड इज कॉल्ड, अभी अभी मैंने आपको बताया मोतियों की माला, जहाँ पर जो मोती है वो तो है अमीनो एसिड्स और जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो धागे की तरह काम करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड जो कि अमीनो ग्रुप के बीच में बनेगा एक अमीनो एसिड के, और कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में बनता है दूसरे अमीनो एसिड के। कैसे देखो, मान लीजिए मेरे पास ये एक अमीनो एसिड है, ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोजन होगा, NH2 होगा, ठीक है, और यहाँ R ग्रुप होगा, एक अमीनो एसिड। दूसरा भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, NH2, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर COOH और यहाँ पर होता है R। तो इसके और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसी को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से बनता है ये पेप्टाइड बॉन्ड, क्लियर। चलिए, विच एलिमेंट इज यूनिकली प्रेजेंट इन प्रोटीन्स बट नॉट इन कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। एक ऐसा कंपाउंड आपको बताना है, एलिमेंट आपको बताना है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स में पाया जाएगा, ना ही कार्बोहाइड्रेट में और ना ही फैट में। देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ ऐसी है जो तीनों में ही पाया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए नाइट्रोजन की, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन में पाया जाता है, इसके अलावा ये किसी में प्रेजेंट नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। प्रोटीन कंटेन्स नाइट्रोजन विच डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, यही अलग बनाता है। स्ट्रक्चर दोबारा देख लो ये है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये R ग्रुप में सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, ये रहा नाइट्रोजन, तो ये अलग होता है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से, बाकी सब कुछ तो एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। कार्बन उसमें भी होता है, उसमें भी होता है, सब में होता है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। अलग क्या है, नाइट्रोजन। द फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इज शुगर, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड या अमीनो एसिड। अभी अभी बताया अमीनो एसिड से मिलकर ही बनता है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर भी, यूनिट भी वही होगी। अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। अब प्रोटीन सोर्स से एग्जाम्पल पूछा गया है। अगर आप जिम जाते हो तो आपको इतना तो पता ही होगा कि इनमें से कौन सा है प्रोटीन सोर्स, वीट, राइस, एग या फिर कॉर्न। देखो वीट के अंदर बेसिकली जो पाया जाता है, या वीट और राइस दोनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये मेन सोर्सेज होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो एग है ना। प्रोटीन का मेजर सोर्स क्या होता है, एग यॉक, क्लियर, एग वाइट बेसिकली, ठीक है, एग वाइट। अगर आप जिम जाते हो तो आपके जिम के ट्रेनर ने आपको ये कहा होगा कि एग वाइट खाइए, मतलब प्रोटीन का जो कमी है उसको कंप्लीट करिए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए पनीर वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली ये सारे के सारे सोर्सेज है प्रोटीन्स के। एग्स कंटेन ऑल 9 असेंशियल अमीनो एसिड मेकिंग देम अ कंप्लीट प्रोटीन। पूरा हर एक प्रकार के असेंशियल अमीनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। बेसिकली प्राइवेट टिम हॉल ऐसे याद रखिए सारे असेंशियल अमीनो एसिड्स, ये सब पाए जाते हैं एग में। देख रहे हो, एक पूरा कंप्लीट सोर्स है। मतलब अगर आप एग खा रहे हो तो इसका एक ही मतलब है कि आप अपनी जो कमी है प्रोटीन्स की वो आप पूरी कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि एसेंशियल से ही फिर नॉन एसेंशियल बन जाते हैं। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन डाइजेशन इन द स्टमक इज। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन सा जो एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टमक में? अमाइलेज। देखो अमाइलेज ये स्टार्च से रिलेटेड है, ठीक है, स्टार्च, ये स्टार्च को स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज नाम में ही छुपा हुआ है, ये लिपिड को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन इसका बिल्कुल सही आंसर है, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, ऐसे याद रख लीजिए। ट्रिप्सिन भी होता है प्रोटीन्स के लिए, लेकिन ट्रिप्सिन स्टमक में नहीं होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है,
ठीक है, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपसे सवाल में पूछा गया है स्टमक में, तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेप्सिन। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब सिक्रीट होता है ना पेप्सिन, ये ऐसे ही नहीं रिलीज होता है, ये होता है पेप्सिनोजन के फॉर्म में, और फिर हम इसको एक्टिवेट करते हैं पेप्सिन में, HCl के प्रेजेंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइब्रस प्रोटीन? इनमें से कौन सा एक फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है? हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन या फिर कोलेजन? देखो यहाँ पर जो फाइब्रस प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन होते हैं बेसिकली कोलेजन, जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ठीक है, जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं। अब ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन सिंपल है, जो प्रोटीन्स सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व है, किसी ना किसी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन, इंसुलिन और एल्ब्यूमिन, ये तीनों काम करने वाले प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये तीनों काम करने वाले प्रोटीन्स हैं, ये फंक्शनल प्रोटीन है, या इन्हीं को हम कह सकते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। सब ग्लोबुलर के एग्जाम्पल है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, जो काम करेगा वो तो ग्लोबुलर होता है, और जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बनाता है, जो कोई काम नहीं करता है, वो आपका एक फाइब्रस प्रोटीन है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लोगे ना, इजी हो जाएगा आपको याद करना। ऐसे ट्रिक तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे याद रख सकते। कोलेजन इज अ फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो कि स्किन में, टेंडन में, कनेक्टिव टिश्यूज में हर जगह प्रेजेंट होता है। डीनेचुरेशन ऑफ अ प्रोटीन अफेक्ट इट्स, डीनेचुरेशन से क्या अफेक्ट होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि कभी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर का डीनेचुरेशन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये तो सिंपलेस्ट है इसका, और क्या ही डीनेचुरेशन करोगे आप, है ना, इसका नहीं किया जा सकता है। सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है अगर डीनेचुरेशन हो रहा है प्रोटीन्स का। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। डीनेचुरेशन डिसरप्ट्स हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड अफेक्टिंग प्रोटीन की शेप एंड उसका फंक्शन। ठीक है, सब कुछ तबाह हो जाता है। डीनेचुरेशन का मतलब होता है तबाही। ठीक है, अगर आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में तबाही मचानी है, तो आप डीनेचुरेशन कर दो, वो आराम से खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। क्लियर? चलिए, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स या फिर वाइटामिन्स। बेसिकली जितने भी हमारे पास एंजाइम्स होते हैं वो सभी के सभी प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, वो सभी के सभी प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट राइबोजाइम, एक्सेप्ट राइबोजाइम। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल अमीनो एसिड? देखो याद रखिएगा कौन कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड है। वीआईपी हॉल में टीटी या प्राइवेट टिम हॉल, इससे याद रखो। फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, वैलीन, टायरोसिन नहीं होता है, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनीन। ठीक है, थ्रियोनीन। फिर इसके बाद हमारे पास होता है आइसोल्यूसिन, मेथियोनीन, हिस्टिडीन। ठीक है, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसीन एंड लाइसिन। ठीक है, ल्यूसीन और लाइसिन। तो ये सारे के सारे जितने भी अमीनो एसिड है ये सब असेंशियल होते हैं। इसके अलावा जितने भी अमीनो एसिड है वो सब नॉन असेंशियल है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा असेंशियल नहीं है। लाइसिन भी असेंशियल है, ल्यूसीन भी असेंशियल है, वैलिन भी असेंशियल है, बट ग्लाइसिन एक नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है। ये वो अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी के अंदर ही बन जाते हैं, कैन बी सिंथेसाइज बाय बॉडी। हमारी बॉडी इनको खुद बना लेती है। ठीक है, हमारी बॉडी इनको खुद बना लेती है, तो आपको अपने खाने में इनको इंक्लूड करना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वो होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिपिड्स आर प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ, तो यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें होंगी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। शुरुआत में जो मैंने आपको बताया था वही सब कुछ यहाँ पर भी होगा। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मोस्ट लिपिड्स आर। अब लिपिड्स मिलकर किससे बनते हैं? ठीक है, इनका बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है? अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल या न्यूक्लियोटाइड। अमीनो एसिड मैंने आपसे बताया प्रोटीन्स बनाता है,
मोनोसेक्राइड्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये बनाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और अगर बात की जाए न्यूक्लियोटाइड्स की तो ये बनाता है डीएनए और आरएनए। तो ऑप्शन एक ही सही है, आंसर सी होगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो आपस में मिलकर बनाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि लिपिड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड, इनमें से कौन सा एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। पहले ये समझो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है। वो फैटी एसिड जिनके पास एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है, डू नॉट हैव अ सिंगल डबल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल डबल बॉन्ड, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब अगर मेरे पास कोई स्ट्रक्चर है तो वो कुछ ऐसा होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होंगे, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। एग्जाम्पल हमारे पास है बटर, ठीक है, एग्जाम्पल इज बटर, क्लियर। विच टाइप ऑफ लिपिड इज अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेजर कॉम्पोनेंट लिपिड के फॉर्म में जो होता है वो है फॉस्फोलिपिड। कुछ इस तरीके की लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की जो मिलकर पूरा स्ट्रक्चर बनाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर होती है, फिर प्रोटीन्स है, फिर आपकी ये आ जाएंगे, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, ये होते हैं फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड में भी एक चीज़ याद रखिएगा कि इनका ये जो हेड है ये होता है हाइड्रोफिलिक यानी पानी से दोस्ती कर लेगा ये, और टेल होता है हाइड्रोफोबिक। ये बस इसमें डिफरेंस है, बाकी तो सब कुछ ऐसे ही होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड है वह हाइड्रोफिलिक हेड बनाकर दिखाया मैंने आपको, और हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन में बाय लेयर का मतलब होता है दो लेयर्स बनाती है, ठीक है। चलिए, विच लिपिड एक्ट एज अ प्रिकर्सर टू स्टेरॉइड हार्मोन। अब जो आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सब क्या हैं? ये सब स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं। सवाल पूछा गया है कि इन सभी को बनाने के लिए कौन ज़रूरी है, तो इन सभी के लिए जो कोलेस्ट्रॉल है ये इंपॉर्टेंट होता है, ये सबका प्रिकर्सर है। और इसी का ही नहीं, आप विटामिन डी का फॉर्मेशन भी इसी की हेल्प से करते हो, आप बाइल सॉल्ट का फॉर्मेशन भी इसी की हेल्प से करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा बता दी है, बाकी तो स्टेरॉइड हार्मोन्स दिया ही गया है आपके सिलेबस में। आगे बढ़ते हैं। लिपिड्स दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आर टिपिकली सैचुरेटेड, ट्रांसपेक्सिस या अनसैचुरेटेड। देखो रूम टेम्परेचर पर जो लिक्विड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल जो है वो एक तरीके का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है या अनसैचुरेटेड फैट है, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पर नॉर्मली कैसा होता है, लिक्विड होता है। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए जो कोकोनट ऑयल है या फिर बटर है या घी है, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर ये सारी की सारी चीज़ें सॉलिड होती हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ सैचुरेटेड है। आपका जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो सब कुछ क्या है, अनसैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। अब यहाँ पर उल्टा है, देखो अनसैचुरेटेड फैट कैसे होते हैं, जिनके पास एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो उनको आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। अब ये भी दो तरीके के होते हैं, एक तो है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। Which of the following is not a function of lipid? इनमें से कौन सा एक फंक्शन नहीं है लिपिड का? एनर्जी स्टोरेज तो होगा, शुरुआत में मैंने कहा था आपसे एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है, एनर्जी स्टोरेज भी करेगा, हार्मोन्स भी बनाएगा, स्टेरॉइडल हार्मोन्स। लेकिन जेनेटिक कोडिंग इसका काम नहीं है, ये काम न्यूक्लिक एसिड्स का है, ठीक है। ये काम जो है ये सब न्यूक्लिक एसिड का काम होता है, क्लियर है। चलिए
द लिपिड मोस्ट कॉमनली यूज फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज इन एनिमल इज, हमारी बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज के लिए कौन यूज किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका ट्राइग्लिसराइड। ये क्या है? ये मिलकर बनता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से, प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, क्लियर। और यही स्टोर होता है हमारी बॉडी में। मान लीजिए कि मैंने कोई भी लिपिड खाया, तो उसका जब डाइजेशन होता है ना, वो अल्टीमेटली ट्राइग्लिसराइड में ही कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये ट्राइग्लिसराइड आपके एडिपोज टिश्यू में जाकर स्टोर हो जाएगा, जहाँ पर ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है कुछ एनिमल्स को। और जब भी आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से इसको वापस लेकर आया जाता है लिवर में। लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म होगा और आपको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि आप जीवित रहें तब तक। ट्राइग्लिसराइड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है, ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, करा चुकी हूँ मैं टिश्यूज में। ट्रांस फैट्स आर फॉर्म्ड बाय बॉइलिंग फैट, फर्मेंटेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स या फिर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। बेसिकली जो ट्रांस फैट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जब हाइड्रोजनेशन होगा उसकी हेल्प से बनते हैं जो ट्रांस फैट्स हैं। ट्रांस फैट्स आर आर्टिफिशियली मेड बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से ऑल्टर हो जाता है और वो अनहेल्दी हो जाते हैं। तो ट्रांस फैट कोई अच्छी चीज़ नहीं है हमारी बॉडी के लिए, बेकार चीज़ है, अनहेल्दी है। वैक्सेस आर कंपोज्ड ऑफ, वैक्सेस सिंपल लिपिड है। ठीक है, सिंपल लिपिड है, तो सिंपल लिपिड है तो किससे मिलकर बना होगा? सिंपल सी बात है कि सिंपल लिपिड है, सिंपल सी बात है कि सिंपल लिपिड है, तो सिंपल लिपिड किससे मिलकर बनते हैं? सिंपली फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल से। ठीक है, यानी अल्कोहल। क्लियर, ग्लिसरॉल यहाँ पर अल्कोहल की तरह काम करता है। वैक्सेस आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विद लॉन्ग चेन अल्कोहल, जो कि वाटर रेपेलेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, वाटर रेपेलेंट यानी पानी को दूर भेजते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर कंपोज्ड ऑफ विच बेसिक यूनिट्स? देखिए न्यूक्लिक एसिड्स बनते कैसे हैं, सुनो। पहले आते हैं न्यूक्लियोसाइड, उनसे मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड, और फिर न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, समझे? पहले आए न्यूक्लियोसाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए और आरएनए। तो यहां पर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? न्यूक्लियोटाइड। अगर ऑप्शंस में दोनों चीजें दी गई हैं तो आप न्यूक्लियोटाइड्स ही लगाओगे। ठीक है, चलिए। न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए और आरएनए आर द पॉलीमर्स जो कि मिलकर बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि तीन चीजों से बना हुआ कंपोनेंट, एक तो होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, एक होता है शुगर और एक होता है नाइट्रोजनस बेस। ये तीनों चीजें मिलकर बनाती है एक न्यूक्लियोटाइड और इससे मिलकर बनता है न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए स्टैंड्स फॉर, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। Which of the following is not a component of a nucleotide? अभी अभी बताया मैंने कि नाइट्रोजनस बेस भी होगा, फॉस्फेट ग्रुप भी होगा, पेंटोज शुगर भी होता है, बट ग्लिसरॉल नहीं होता है। ये एक लिपिड है और लिपिड प्रेजेंट नहीं होता है न्यूक्लिक एसिड में। पेंटोज शुगर यानी डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोज, और अगर आरएनए है तो राइबोज। सिंपल, ये डीएनए की शुगर है और ये आरएनए की शुगर है। ठीक है, दोनों अलग अलग होती है। तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं बायोकेमिस्ट्री में। बहुत बेसिक सवाल आते हैं। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चंस का जो पूरा का पूरा मैटर है वो कंप्लीट किया हुआ है तो इसके लिए आपको कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वहीं से ही आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ग्लिसरॉल इज अ कंपोनेंट ऑफ लिपिड, न्यूक्लियोटाइड में नहीं पाया जाता ये। आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए इन हैविंग द शुगर। अब देखो आरएनए में ऐसी कौन सी शुगर होती है जो डीएनए में नहीं होगी? अभी अभी मैंने आपको लिखवाया राइबोज शुगर, जो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होगी।
ठीक है, ग्लूकोज और सुक्रोज तो नहीं होता है, ये दोनों पेंटोज शुगर हैं, दोनों ही पेंटोज शुगर हैं, यानी इनका जो फॉर्मूला है C5H10O5 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस फाउंड इन RNA बट नॉट इन DNA। अब एक ऐसा नाइट्रोजनस बेस जो RNA में पाया जाता है, DNA में नहीं। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अगर DNA में बात करें तो DNA में एडेनिन के साथ थाइमीन होता है, साइटोसिन के साथ गुआनिन होता है। लेकिन अगर RNA में बात करें तो सब कुछ सेम है, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, बट थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है, तो RNA में यूरेसिल होता है, DNA में थाइमीन होता है। यहाँ पर आपसे RNA के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यूरेसिल। ठीक है, चलिए, द नाइट्रोजनस बेस एडेनिन एंड गुआनिन आर क्लासिफाइड एज। अब ये भी बता देती हूँ कि होते क्या हैं ये। देखो, जो आपके पास नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये होते हैं दो प्रकार के, एक तो होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पायरिमिडीन। ठीक है, क्लियर। यहाँ प्यूरीन है एडेनिन और गुआनिन और पायरिमिडीन है साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। ठीक है, देखो इनके अंदर डबल रिंग्स पाई जाती हैं, इनके अंदर सिंगल रिंग पाई जाती है, ये सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर होते हैं। बाकी सब कुछ होगा इधर, कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब कुछ होगा, दोनों में होगा, बस फर्क होता है रिंग्स का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका प्यूरिन्स। एडेनिन और गुआनिन दोनों प्यूरिन्स है, पिरिमिडीन्स में आपका कट आ जाएगा, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। ठीक है, चलिए, DNA इज मेनली लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द सेल। DNA कहाँ पर, मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होगा? देखो, DNA न्यूक्लियस में भी होता है, इसके अलावा DNA माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, DNA क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। ठीक है, ये तीनों जगह है जहाँ पर DNA पाया जाता है, न्यूक्लियस में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी। लेकिन जो मेन अमाउंट होता है इसका वो न्यूक्लियस में होता है। रेप्लिकेशन भी यहीं पर होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी यहीं पर होता है, तो मेनली ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। द मेन फंक्शन ऑफ DNA इज टू। अब क्या मेन फंक्शन है इसका? स्टोर एनर्जी, सिंथेसाइज लिपिड, स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन या फिर प्रोवाइड इम्यूनिटी। एनर्जी को स्टोर करने का काम कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का है, लिपिड बनाने का काम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। कैसे? देखो, आप अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हो, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पेरेंट्स से बहुत मेल खाते हैं, जैसे आपकी हाइट है ना, आपके बोलने का तरीका, आपका जो वेट है, या फिर आपकी नाक हो गई, आँख हो गई, कुछ भी चीज़ें अगर आपके पेरेंट्स की तरह हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से दिखाई दे रही है, तो ये सब कुछ इन्हीं की वजह से होता है। क्योंकि जो DNA है, ये DNA बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ही स्टोर करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर होते हैं जीन्स जो इन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को पकड़ के रखते हैं, और जब फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो जो जाइगोट बनेगा उसमें इन सारी चीज़ों को भिजा देते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ होता रहेगा। चलिए, RNA भी होता है वैसे तो, लेकिन मेन हमारे अंदर DNA है। RNA भी होता है जेनेटिक, ये भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, बट मेन है DNA। द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स ऑफ एडेनिन इन DNA इज। DNA में एडेनिन के साथ कौन बेस पेयर बनाएगा? ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं, थाइमीन होगा, और RNA में यूरेसिल होगा। ठीक है, Which type of RNA carries amino acid to the ribosome during protein synthesis? अब सवाल ये है, जब प्रोटीन बनाया जाता है, यानी जब होता है ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन के दौरान ऐसा कौन सा RNA है जो अमीनो एसिड्स को राइबोसोम तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? mRNA, rRNA, tRNA या फिर nRNA? आंसर होगा आपका ट्रांसफर RNA। नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, ट्रांसफर RNA, जो कि अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करे ताकि जिस भी प्रोटीन की आपकी ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। क्लियर? बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आगे चलने से पहले अगर आप BT UP D फार्मा कर रहे हैं और सेकेंड ईयर में हैं,
तो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगी स्टार BTUP, जिसके अंदर हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जो पूरी तरीके से आपके एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। इसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी है, MCQs, फिलअप्स, वन लाइनर, सारी चीज़ें दी गई हैं, वो भी बाईलिंगुअल लैंग्वेज में। इसको आप फ्लिपकार्ट से विद कैश ऑन डिलीवरी मंगा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोटीन्स। एक चीज याद रखिएगा कि इसका एक एक्सेप्शन भी हमारे पास होता है, नाम है राइबोजाइम। राइबोजाइम एक इस प्रकार का एंजाइम होता है जो कि RNA से मिलकर बनता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होगा, तो आंसर होगा आपका प्रोटीन्स। द फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू। अब एक फंक्शन क्या होता है एंजाइम का, आप खुद ही सोचिए। एक भी पर्टिकुलर रिएक्शन मेरे पास है, उसके अंदर मैं एंजाइम क्यों यूज करूंगी, ताकि मैं उस रिएक्शन की स्पीड को, उसकी रेट को बढ़ा सकूं। तो इसका काम होता है केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना, इसके रेट को इंक्रीज करना। और सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ये रेट को इंक्रीज कैसे करता है, तो ये भी याद रखिएगा, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जो कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है। एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, जिसकी मदद से जो स्पीड है, ओवरऑल स्पीड जो है, रेट जो है, वो इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन थी जो कि 10 मिनट में कंप्लीट हो रही थी बिना एंजाइम के। अगर मैं उसमें एंजाइम डाल दूंगी तो वो अब 1 मिनट में जाकर कंप्लीट हो सकती है। ये फायदा होता है एंजाइम का, ठीक है। द पार्ट ऑफ द एंजाइम वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड्स इज कॉल्ड। एक ऐसा पार्ट आपको बताना है एंजाइम का जहां पर सबस्ट्रेट जाकर बाइंड करता है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाती हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये एक एंजाइम है, ठीक है। तो ये वाली जो साइट है, ये जो साइट है जहां पर सबस्ट्रेट जाकर बाइंड करेगा, इसको आप कहते हैं एक्टिव साइट, एक्टिव साइट। और इसके अलावा इतनी जो भी जगह है ये बची हुई, इसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। एंजाइम की बाइंडिंग हमेशा एक्टिव साइट पर होती है, एलोस्टेरिक साइट पर नहीं होती है। क्लियर हो गया है कि कितनी जगह होती है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी एक्टिव साइट। चलिए, द एक्टिव साइट एक ऐसा रीजन है जहां पर सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होती है एंड देन उसके बाद आपकी रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगी, जिसमें एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। तो ये रिएक्शन एज इट इज चलता रहता है। Which of the following affects enzymes activity? इनमें से एक ऐसा फैक्टर आपको बताना है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी पर असर डालता है। टेम्परेचर, pH, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंख बंद करके लगा मत देना ऑल ऑफ द अबव, वैसे लगा भी देना। देखो हर जगह ऑल ऑफ द अबव काम नहीं आता है, ठीक है। अब जैसे इस ऑप्शंस में बात करें, यहाँ तो ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो एंजाइम्स प्रोटीन्स है वो डीनेचर हो जाएंगे, तबाही हो जाएगी वहाँ पर। पीएच चेंज करोगे तब भी तबाही हो जाएगी, और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज करती है, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है। तो तीनों ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन तो हो गया, इसके अलावा एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन भी एक एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। फिर जो आपके पास को एंजाइम्स या फिर कोफैक्टर्स होते हैं, ये भी अफेक्ट करेंगे एक एंजाइम की एक्टिविटी को, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। समझ में आ गया है कि क्या होता है। एंजाइम्स एक्टिविटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, कोफैक्टर्स, को एंजाइम, ये सब कुछ। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन बिकॉज ऑफ देयर। अब इसका क्या आंसर हो सकता है, वैसे तो आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है सुन लीजिए। मान लो मेरे पास एक एंजाइम है, ठीक है। अब मेरे पास दो सबस्ट्रेट है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, और ये ए है और बी है। कमेंट में मुझे बताना कि यहाँ पर बाइंडिंग किसकी होगी, ए की या बी की। सिंपल सी बात है, ये चीज अगर आपको पता भी नहीं है, आप देखकर बता सकते हो कि ये ए के साथ यहाँ जाकर बाइंड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी शेप ऐसी है। एंजाइम की स्पेसिफिसिटी इनकी शेप की वजह से होती है।
क्योंकि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसी के अकॉर्डिंग सबस्ट्रेट का जो शेप होता है उसके साथ वो बाइंड करेगा। द 3D शेप ऑफ एन एंजाइम डिटरमाइंस इट्स स्पेसिफिसिटी फॉर अ सबस्ट्रेट। हियर शेप। Which enzyme breaks down starch into maltose? ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि पहले स्टार्च को माल्टोज में तोड़ेगा और फिर माल्टोज ग्लूकोज में टूटेगा माल्टेज की मदद से। ठीक है, माल्टेज की मदद से। इसके अलावा पेप्सिन प्रोटीन के लिए, लाइपेज लिपिड के लिए, ट्रिप्सिन भी होता है प्रोटीन्स के लिए, ये भी प्रोटीन के लिए, ये भी प्रोटीन के लिए, ये लिपिड के लिए और ये स्टार्च के लिए। ठीक है, चलिए। अमाइलेज का काम होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को, जैसे कि स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ना, जैसे माल्टोज। स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है, माल्टोज एक डाइसेक्राइड है, फिर वो जिसमें टूटेगा वो एक मोनोसेक्राइड है। ठीक है, चलिए। द एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक इज सेम क्वेश्चन है, पेप्सिन। करा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। ठीक है, कहा था मैंने कि पेप्सिनोजन में इसको रिलीज किया जाएगा, फिर इसको एक्टिवेट किया जाएगा वगैरह वगैरह। लाइपेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन। देखो इनके नाम में ही इनका जवाब छुपा होता है, लाइपेज यानी लिपिड। ठीक है, तो ये लिपिड के लिए यूज किया जाता है, लिपिड यानी फैट। आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, है ना। लिपिड्स के लिए यूज किया जाता है, लिपिड्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, फिर इससे ट्राइग्लिसराइड बनेगा और फिर ये ट्राइग्लिसराइड जाकर एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोएंजाइम? इनमें से कौन सा एक कोएंजाइम होगा? आयरन, NAD+, कैल्शियम या सोडियम? कैल्शियम, सोडियम, आयरन कोएंजाइम नहीं है, ये कोफैक्टर्स है। ठीक है, यहाँ पर आंसर जाएगा NAD+, जिसका नाम होता है निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। किसका कोएंजाइम है? ये कोएंजाइम है इज अ कोएंजाइम ऑफ विटामिन B3। ठीक है, जिसका नाम है नियासिन, उसका ये कोएंजाइम है। बहुत सारी रिएक्शंस में यूज किए जाते हैं। देखो कोएंजाइम्स है क्या? को मीन्स साथ, एंजाइम मीन्स एंजाइम। तो जो चीजें एंजाइम्स का उसके काम में साथ दे उनको आप कोएंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम्स वर्क्स बेस्ट एट अ स्पेसिफिक प्रेशर, वॉल्यूम, pH एंड टेम्परेचर, ये लाइट इंटेंसिटी। देखिए अब फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में मैंने क्या आपको प्रेशर का नाम कहीं पर दिया, या वॉल्यूम मैंने कहीं पर यूज किया, या लाइट इंटेंसिटी कहीं पर यूज किया? नहीं, मैंने यूज किया pH और टेम्परेचर। अगर जितने भी आपके पास एंजाइम्स हैं उनके एनवायरनमेंट में नॉर्मल pH और टेम्परेचर होगा तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, है ना, पूरा अपने ऑप्टिमम तरीके से काम करेंगे, हाईएस्ट एक्टिविटी रेट उनका होगा। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, pH एंड टेम्परेचर। चलिए आधे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब तक आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपने चीज़ें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग की हुई है तो आपको अलग से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वन लाइनर्स को या MCQs को या फिर वन वर्ड्स को या फिर जितने भी चीज़ें हैं ये, है ना, क्योंकि बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाइटामिन्स आर एसेंशियल बिकॉज दे। वाइटामिन्स क्यों ज़रूरी है? वाइटामिन्स क्या हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे? आप कहोगे नहीं। क्या ये प्रोटीन्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं? आप कहोगे नहीं। क्या ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करेंगे? आप कहोगे हाँ। ठीक है, क्या ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है? आप कहोगे नहीं। तो क्या होगा? देखिए जितने भी वाइटामिन्स होते हैं वो सब मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? कॉम्प्लेक्स चीजों का सिंपलर फॉर्म्स में टूटना, ये होता है मेटाबॉलिज्म। और इस काम में बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, वाइटामिन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, ये सब
मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। विटामिन एक्ट एज कोएंजाइम्स और कोफैक्टर्स इन वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, स्पेशली विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस जिनके नाम मैंने अभी अभी लिए हैं, स्पेशली विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस। Which vitamin is also known as ascorbic acid? किसको आप ascorbic acid के नाम से भी जानते हैं? तो विटामिन सी को हम ascorbic acid भी कहते हैं। देखो जितने भी विटामिन है इन सभी के केमिकल नेम आपको याद रखने हैं। जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है, विटामिन B1 को थायमीन बोला जाता है, विटामिन सी मैंने आपको बता दिया है ascorbic acid, विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्लियर। चलिए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस। अब विटामिन डी की कमी से क्या बीमारी होती है? स्कर्वे, रिकेट्स, बेरी या पेलाग्रा। सारी चीज़ें ज़रूरी है। मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि विटामिन में आपको क्या क्या पढ़ना है। एक तो विटामिन का नाम, उसका केमिकल नेचर, यानी उसमें मेन रिंग कौन सी पाई जाती है, इसके सोर्सेस और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा। ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए ही ज़रूरी नहीं है, ये लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से सवाल आते हैं। चलिए, विटामिन डी की कमी से बेसिकली रिकेट्स होता है। और ऑप्शंस भी देख लो। स्कर्वे विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है। बेरी विटामिन B1 से होता है, थायमीन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यानी B1। पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होने वाली बीमारी है, जिसको आप नियासिन भी कहते हैं। क्लियर। चलिए, विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस रिकेट्स इन चिल्ड्रन लीडिंग टू सॉफ्ट एंड वीक बोन्स। बोन्स की डेंसिटी स्पेशली यहाँ पर कम हो जाती है, बहुत कम, वीक हो जाएंगी, फ्रेजाइल हो जाएगी बोन, लचीलापन आ जाता है, वो टूटना शुरू कर देती है बेसिकली। Which of the following is a fat soluble vitamin? अब जितने भी vitamins है उनको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, एक है फैट सोल्यूबल, दूसरा है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल के अंदर आते हैं कीड़ा, विटामिन के, ई, डी और ए। ठीक है, और वाटर सोल्यूबल के अंदर आते हैं विटामिन बी और सी। इसके होते हैं 8 कॉम्प्लेक्सेस, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ठीक है, ये सारे के सारे विटामिन है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। क्लियर। विटामिन डी जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लोटिंग। अब ब्लड क्लोटिंग के लिए किस विटामिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ई। देखो, ब्लड क्लोटिंग के लिए हमें विटामिन के की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके पीछे का कारण समझो। विटामिन के बहुत सारे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स के एक्टिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, ये कुछ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है। तो अगर इसकी कमी होगी, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से पूरा ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म रुक सकता है। ठीक है, इसीलिए विटामिन के, जिसको कोगुलेशन फैक्टर भी कहते हैं, कोगुलेशन फैक्टर भी कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। Vitamin K is essential for synthesizing clotting factors in the liver. Pellagra is caused by the deficiency of, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है, जिसको आप नियासिन बोलते हैं, और इसको पेलाग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर भी बोला जाता है। पेलाग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। ठीक है, चलिए और ऑप्शंस के भी बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन B1 से बेरी होता है, अभी याद हो जाएगा आपको। विटामिन सी से स्कर्वे होता है, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, चलिए। पेलाग्रा इज कैरेक्टराइज्ड बाय डायरिया, डिमेंटिया एंड डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। तो D3 ये जो प्रॉब्लम है ये आती है किसके अंदर? पेलाग्रा के अंदर। तो डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया। क्लियर।
द रिचेस्ट सोर्स ऑफ वाइटामिन ए इज, सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाइटामिन ए किस में प्रेजेंट होता है? तो याद रखिएगा गाजर, कैरेट सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन ए का। जितना ज़्यादा आप गाजर खाते हो उतना ज़्यादा आँख की जो बीमारियां हैं वो ठीक होती हैं, ऐसा कहा जाता है, होता भी है। ठीक है, तो विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है गाजर में। क्लियर? क्योंकि बीटा कैरोटीन सबसे ज़्यादा उसी में ही होगा और बीटा कैरोटीन ही विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? अभी तक तो रट जाना चाहिए, आंसर हो जाएगा विटामिन B1 यानी थायमीन, जिसकी कमी से बेरी बेरी होता है। ठीक है, चलिए, थायमीन डेफिशिएंसी कॉजेज बेरी बेरी, जिसमें आपका नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दोनों चीज़ें काफ़ी अफेक्ट होती हैं। ठीक है, इसको वेंडी कार्सकोफ सिंड्रोम भी कहते हैं, सेरिब्रल बेरी बेरी। तो ये सारी चीज़ें होती है विटामिन B1 की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, निक्टेलोपिया, ज़ेरफ्थैल्मिया, निक्टेलोपिया, ज़ेरफ्थैल्मिया, ये सब इसी के ही नाम है। ठीक है, ये सब विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, रतौंधी, हिंदी में इसको हम रतौंधी बोलते हैं। विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर विजन स्पेशली इन डिम लाइट। क्यों? क्योंकि विटामिन ए प्रिकर्सर है रोडोप्सिन का। ठीक है, विटामिन ए से बनता है रोडोप्सिन और रोडोप्सिन से बनते हैं रोड्स। रोड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लो विजन में, लो लाइट में देखने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि डिम लाइट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ए। चलो, विच विटामिन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन डी है। देखो, आपने सुना भी होगा कि विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कारण है ये, जितना ज़्यादा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होके वो हड्डियों के पास पहुंचेगा उतना ज़्यादा आपकी जो बोन्स है वो मजबूत होंगी। तो इसी के लिए बोला जाता है कि विटामिन डी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी हड्डियों के लिए। ठीक है, विटामिन डी कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है उसको फैसिलिटेट करेगा आपकी इंटेस्टाइन और बोन हेल्थ दोनों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू विटामिन एंड एंजाइम। नो, मेजर एंड ट्रेस मिनरल्स, ये ठीक है। देखो, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, जिसको आप मैक्रो मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, उसको आप माइक्रो मिनरल्स कहते हैं। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मेजर एंड ट्रेस मिनरल्स। मिनरल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ बॉडी। मेजर का मतलब है मैक्रो, मैक्रो मीन्स जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, है ना, और ट्रेस का मतलब वो जो बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, लेस अमाउंट में जिनकी ज़रूरत होती है, जैसे आयरन वगैरह। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। अब हड्डियों के लिए और स्ट्रॉन्ग दांतों के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट मिनरल है? अगर तुमने मिनरल बिल्कुल भी पढ़ा भी नहीं हुआ है फिर भी आप इसका ईजिली आंसर बता सकते हो, कैल्शियम है ना, हड्डियों के लिए ज़रूरी। अरे बोन्स की जो डेंसिटी होती है वो किसकी वजह से? कैल्शियम की वजह से, है ना। होता क्या है, आप कैल्शियम खाते हो, कैल्शियम से भरी हुई चीज़ें जब आप खाते हो तो फिर इंटेस्टाइन से उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और बोन को दिया जाएगा। ठीक है, जब आप बोन को कैल्शियम देते हो तो इसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी और जो बोन्स है वो मजबूत बनती है ना, स्ट्रॉन्ग बनती है। क्लियर? तो ज़रूरी है कैल्शियम, जो कि एक मैक्रो मिनरल है, ये एक मैक्रो मिनरल है। ठीक है, चलिए, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू गोइटर। अब ये क्या होता है? देखिए, कभी कभी आपने टीवी में, है ना, पहले एडवर्टीजमेंट भी आता था इसका, तो आपने एक ऐसा एडवर्टीजमेंट ज़रूर देखा होगा जिनका ये वाला जो पार्ट है जिसको आप थायराइड ग्लैंड कहते हैं, एनलार्ज हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और ये बेसिकली होगा आयोडीन की कमी से, ये बीमारी होती है आयोडीन की कमी से।
ठीक है। द मिनरल रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड इज, एक ऐसा मिनरल जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा चलो छोड़ दो, आपको इतना तो पता होगा कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन जरूरी है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। मिल गया आंसर, ये है मिनरल। तो आंसर जाएगा आयरन, जो कि प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन को उठाकर आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा इसका आयरन। ठीक है, चलिए। विच मिनरल हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। अब ब्लड क्लोटिंग के लिए देखो, वाइटामिन मैंने आपको बता दिया है कौन जरूरी है, कुछ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, उसी में ही नाम आता है कैल्शियम का। ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लोटिंग के लिए। अगर इसकी कमी है आपकी बॉडी में तो ब्लड क्लोट नहीं हो पाता है। ठीक है, ओके। कैल्शियम प्लेज अ की रोल इन ब्लड क्लोटिंग अलोंग विद अदर क्लोटिंग फैक्टर्स। द ट्रेस मिनरल इन्वॉल्व इन वुंड हीलिंग एंड इम्यून फंक्शन इज, वुंड का मतलब होता है चोट। ठीक है, तो चोट को ठीक करने में और इम्यून फंक्शन में कौन जरूरी है? कॉपर, जिंक, फास्फोरस या फिर फ्लोराइड। तो जो जिंक है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है वोन हीलिंग के लिए भी और इम्यून फंक्शन के लिए भी। जिंक इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, वोन हीलिंग भी करेगा और डीएनए को बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सारे इसके काम हैं। तो आपको जितने भी मिनरल्स हैं, एक तो आपको इनके फंक्शंस ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन से ही एमसीक्यूज बनते हैं अगर आएंगे तो। ठीक है, कभी कभी डेफिशिएंसी से भी सवाल आ जाता है, लेकिन इससे कम आता है, फंक्शन से ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, तो एक तो विटामिन है जिसकी 2 से 3 चीज़ें आपको पता करनी है, और दूसरा मिनरल है। ये दोनों चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द मिनरल इंपॉर्टेंट फॉर फ्लूइड बैलेंस एंड नर्व ट्रांसमिशन इज, फ्लूइड बैलेंस के लिए, नर्व ट्रांसमिशन के लिए एक ही मिनरल का नाम आपने सुना होगा, या तो सोडियम या तो पोटेशियम। अब ऑप्शंस में अगर सोडियम होता तो वो आप लगाते आंसर, लेकिन नहीं है तो आंसर जाएगा पोटेशियम, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नर्व ट्रांसमिशन के लिए, नर्व ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, नर्व ट्रांसमिशन के लिए और फ्लूइड बैलेंस के लिए भी, फ्लूइड बैलेंस के लिए भी, सबके लिए ज़रूरी है सोडियम और पोटेशियम। अगर ऑप्शंस में सोडियम दिया है तो आप हमेशा सोडियम ही चूज़ करोगे, लेकिन अगर नहीं दिया है तब उस केस में आप पोटेशियम लगाओगे। ठीक है, और अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड आए, अगर सवाल में मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड आपको दिया जाए तो आप लगाओगे कैल्शियम, कैल्शियम। ठीक है, फ्लोराइड प्रिवेंट, फ्लोराइड क्या प्रिवेंट करता है? टूथ डिके। आप अगर अपने टूथपेस्ट में देखोगे तो आपको उसके कंटेंट में दिखाई दे जाएगा क्या? फ्लोराइड। ठीक है, कि उसके कंटेंट में फ्लोराइड होता है, क्लियर। और दांतों की जो एजिंग होती है उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, मजबूत बनाता है दांतों को। चलो, फ्लोराइड स्ट्रेंथन्स टूथ इनामल एंड प्रिवेंट डेंटल कैरीज। फॉस्फोरस इज मेनली फाउंड इन द बॉडी इन स्किन, ब्लड, बोन्स एंड टीथ या फिर लिवर। तो फॉस्फोरस पाया जाता है आपकी हड्डियों में और आपके दांतों में, कोई सवाल नहीं होगा यहाँ तक। About 85% of the body's phosphorus is present in bones and teeth along with calcium. ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। Which mineral is required for the function of thyroid hormones? अब देखो वहीं से ही सवाल आया है, गोइटर किसकी कमी से होता है? आयोडीन। अच्छा, ऑप्शंस में नहीं आयोडीन, तो आयोडीन के अलावा एक और हमारे पास मिनरल है जिसका नाम है सेलेनियम। सेलेनियम एक माइक्रो मिनरल है, माइक्रो मिनरल है। ठीक है, जो आयोडीन के साथ साथ ही ज़रूरी होता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से बेसिकली हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं T3 एंड T4, जिनका नॉर्मल अमाउंट में सिक्रीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो आंसर जाएगा सेलेनियम इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शंस ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स। What is the approximate percentage of water in the adult human body? सबको पता होगा भैया, तुम्हारी बॉडी अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% पानी से मिलकर बनती है। ठीक है, 60 से 70% हमारी बॉडी में सिर्फ पानी प्रेजेंट होता है। The major cation present in intracellular fluid is ICF
और ECF, इनका कितना कंपोनेंट है, इसमें कितना कंपोनेंट पाया जाता है वाटर का, कौन सा यहाँ पर एनायन होगा मेजॉरिटी में, कौन सा कैटायन होगा, तीनों चीज़ें ज़रूरी है। तो अगर ICF में देखें, पोटेशियम सबसे मेजर कैटायन है, ठीक है, सबसे मेजर कैटायन है, यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट में पोटेशियम पाया जाता है। कैटायन तो जानते हो, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो उसको आप कैटायन बोलते हैं, है ना। द मेजर कैटायन इन ECF इज, अब देखो आपको इंट्रासेल्युलर फ्लूइड पे समझ में आया, और ECF के अंदर भी सोडियम पाया जाता है, तो बाहर वाली तरफ सोडियम, अंदर वाली तरफ पोटेशियम, ठीक है, बाहर वाली तरफ सोडियम, अंदर वाली तरफ पोटेशियम। पोटेशियम इज द प्राइमरी कैटायन इन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लूइड बैलेंस में। मैंने इसीलिए कहा था आपसे, फ्लूइड बैलेंस के लिए या तो सोडियम इंपॉर्टेंट है या तो पोटेशियम, लेकिन मेनली सोडियम होता है, पोटेशियम दूसरे नंबर पे आता है, फिर भी याद रखना। इलेक्ट्रोलाइट्स आर सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड्स एनर्जी, गलत। क्या आपको इलेक्ट्रोलाइट्स एनर्जी मिलती है? अरे नहीं भाई, गलत है। क्या ये एंजाइम की तरह काम करते हैं? क्या ये आयंस में डिसोसिएट हो सकते हैं सॉल्यूशंस में? बिल्कुल। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है वो चीजें जो कि टूट जाएं आयंस में और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, उनको आप इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, डिसोसिएट्स इनटू आयंस इन टिश्यूज। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंपाउंड दैट डिसोसिएट्स इनटू आयन इन वाटर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पानी में घुल भी जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को आने जाने भी देते हैं। पानी से कभी करंट लगा है? लगा है, ये है करंट, ठीक है। Which of the following is not an electrolyte? इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? नाम से समझ में आ रहा होगा, ग्लूकोज। क्या है ये कार्बोहाइड्रेट है, ये शेर की खाल में भेड़िया है, ये कार्बोहाइड्रेट है। ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ये सब इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन जो ग्लूकोज है दैट इज नॉट अ इलेक्ट्रोलाइट, वो है एक कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट एंड डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस इन सॉल्यूशन। लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड ड्यू टू डायरिया कैन लीड्स टू, अब डायरिया होता क्या है? लूज मोशन। डायरिया का मतलब है लूज मोशन। लूज मोशन की वजह से बॉडी का जो फ्लूइड है अगर वो कम हो रहा है, नॉर्मल से कम हो रहा है, तो उसको आप क्या कहोगे? हाइपरटेंशन। क्या ये हाई ब्लड प्रेशर के साइन है? बताओ तो जरा। हाई ब्लड प्रेशर होता है, लूज मोशन हो रहे तो हाई ब्लड प्रेशर? अरे नहीं। डिहाइड्रेशन होगा? बिल्कुल होगा। बॉडी से अगर एक्सेसिव अमाउंट में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाएंगे तो आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। समझ रहे हो? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर की कमी, पानी की डेफिशिएंसी। नॉर्मल अमाउंट कितना होता है? 60 to 70%। डिहाइड्रेशन में बहुत कम पानी रह जाता है, चक्कर आ जाएंगे, बॉडी येलो पड़नी शुरू हो जाती है, ठीक है, ये सब कुछ होगा। द डायरिया मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड बेस बैलेंस इज, डायरिया नहीं, द इलेक्ट्रोलाइट मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड बेस बैलेंस इज, एसिड बेस बैलेंस यानी पीएच को रेगुलेट करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में? एक चीज याद रखिएगा, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, HCO3 माइनस, दिस इज बाइकार्बोनेट आयन, और ये मेजरली रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी बॉडी में बफर सिस्टम की तरह ये काम करेगा, पीएच को रेगुलेट करेगा। बफर सिस्टम यानी एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बाइकार्बोनेट जो कि एक बफर की तरह काम करता है बॉडी के पीएच को बैलेंस करने के लिए। आपकी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग पीएच होता है, इतना आप सभी को ही पता है। अब इसी पीएच को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बाइकार्बोनेट आयन। सवाल है, विच हार्मोन हेल्प्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन इन द किडनी? किडनी में कौन सा हार्मोन है जो कि वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करेगा? ADH ही करेगा। कहाँ से रिलीज होता है? देखो इसकी अलग कहानी है। ये बनता तो हाइपोथैलेमस में है, इसका फॉर्मेशन तो होता है हाइपोथैलेमस में, लेकिन थोड़ा अलग है। इसका जो सिक्रीशन है वो होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। इसीलिए इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है, और ये पानी के रीअब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है जो कि किडनी में किया जाता है।
ADH पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, जिसकी वजह से यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है, और जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा उतना ज़्यादा, याद रखेगा, बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं होगी, ठीक है, हम डिहाइड्रेशन से बचे रहेंगे, ठीक है। Which electrolyte is vital for muscle contraction and nerve impulse transmission? ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं, इसका आंसर क्या होगा, पोटेशियम। अगर सोडियम है तो सोडियम लगाओ, नहीं है तो पोटेशियम लगाओ, ठीक है। Which organ primarily regulates water and electrolyte balance? कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, किसके लिए, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए? तो आपको पता होगा कि किडनी, क्योंकि किडनी में ही यूरिन का फॉर्मेशन होता है ना, और जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो सभी यूरिन के थ्रू ही बॉडी से बाहर जाती हैं। जो चीज़ें काम की हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो चीज़ें काम की नहीं हैं उन सबको भेज दिया जाता है, ठीक है, यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर। SGPT and SGOT are used to assess the functions of which organ? ये है बायोमार्कर एंजाइम्स, बायोमार्कर एंजाइम्स, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी होते हैं लिवर के फंक्शंस को एसेस करने के लिए। अगर आपको लिवर फंक्शन टेस्ट परफॉर्म करना है तो हमारी बॉडी में SGPT और SGOT का लेवल चेक किया जाता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से ये पता लगाया जाता है कि क्या आपका लिवर सही ढंग से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, या किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं हो रही है इसके अंदर, ठीक है। हल्का सा भी SGPT और SGOT का लेवल अगर हाई मिला, इसका मतलब है कि या तो लिवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, लिवर डैमेज हो रहा है, इंजरी हो रही है, कुछ भी, ठीक है। तो हर प्रकार की लिवर से रिलेटेड बीमारी के लिए हम लोग मेजर करते हैं SGPT एंड SGOT का लेवल। इनके और भी नाम है, ALT और AST, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। ब्लड यूरिया एंड सीरम क्रिएटिनिन आर कॉमनली यूज्ड टू इवैल्यूएट। ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन ये किसको इवैल्यूएट यानी किसको चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं? लिवर के फंक्शन को, पैनक्रियाटिक फंक्शन को, रेनल फंक्शन को, या फिर थायराइड फंक्शन को। देखो, ये सब कुछ किडनी के फंक्शन को चेक करने के लिए, उसको इवैल्यूएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। चाहे आप ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की बात कर ले, जिसको बन कहा जाएगा, या फिर आप सीरम क्रिएटिनिन की बात कर लें, ये दोनों ही किडनी के फंक्शन को एसेस करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। अगर यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल ब्लड में ज़्यादा दिखाई दे जाए, यानी टेस्ट के दौरान अगर इन दोनों का लेवल हाई हो जाए, तो इसका मतलब यही हम लोग लगाते हैं, इसका कंक्लूजन एक ही निकलता है कि किडनी में किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई बीमारी हो रही है, ठीक है। Which test is most specific for liver function? सीरम क्रिएटिनिन, एल्केलाइन फॉस्फेट, सीरम एल्ब्यूमिन, या फिर बिलिरुबिन? हमेशा याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल टेस्ट है किसके लिए? लिवर के लिए, दैट इज सीरम बिलिरुबिन। अब ये बिलिरुबिन है क्या? बिलिरुबिन होता है एक बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाइल जूस के अंदर। अगर बाइल का ये जो पिगमेंट है बिलिरुबिन, इसका लेवल थोड़ा सा भी इधर उधर मिले तो इसका मतलब है कि लिवर में किसी ना किसी प्रकार की कोई बीमारी हो रही है, ठीक है। सीरम बिलिरुबिन लेवल ये अफेक्ट करता है लिवर की एबिलिटी को प्रोसेस और प्रोड्यूस करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए बाइल पिगमेंट को। इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के लिए, यानी हार्ट अटैक के लिए? अमाइलेज, LDH, CKMB या फिर ALT? तो CKMB। अब ये क्या है? देखो, CKMB यानी कि क्रिएटिन काइनेज MB आइसोजाइम्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप कह सकते हैं ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है हार्ट अटैक में। मान लीजिए किसी की बॉडी में ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के या हार्ट अटैक जिसको आप कहते हो, तो उनमें सबसे पहले CKMB को एनालाइज किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है। अगर इसका लेवल हाई है तो मतलब सिम्टम्स बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। The normal range of serum creatinine in adult is approximately around 0.6 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये सवाल बहुत ही याद करने वाले हैं, ठीक है। आप इसमें क्या ही समझ लोगे, ये चीज़ें याद करने वाली होती है। क्लियर? लास्ट वाले जितने भी चैप्टर्स हैं ना बायोकेमिस्ट्री के, 2 से 3 चैप्टर, जहाँ से मिनरल्स, बायोटेक्नोलॉजी, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और ये पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन,
ये 4 से 5 चैप्टर है जो सिर्फ याद करने वाले हैं, ठीक है। अ पेशेंट विद जॉन्डिस इज मोस्ट लाइकली टू शो एलिवेटेड लेवल्स ऑफ, अगर किसी को जॉन्डिस है तो उनकी बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल आपको सबसे हाई दिखेगा। कारण क्या है, ध्यान से सुनना। देखो, मान लीजिए कि जॉन्डिस हो रहा है। अब जॉन्डिस होता क्यों है, बिलिरुबिन के हाई लेवल की वजह से। लेकिन ये बिलिरुबिन का हाई लेवल दिखता क्यों है, देखो, सबसे पहले इंसान को होगा अनीमिया। अनीमिया में आरबीसी बहुत जल्दी जल्दी टूटना शुरू होंगी। अब जैसे ही ये टूटेंगी तो इसके डिग्रेडेशन से हम रिसाइकल करते हैं बिलिरुबिन, जो कि बाइल पिगमेंट का एक येलो कलर का पिगमेंट है, ठीक है। अब जितना ज्यादा आरबीसी टूटेंगी उतना ज्यादा बिलिरुबिन बनेगा, और जितना ज्यादा बिलिरुबिन बनेगा उतना ज्यादा आपकी बॉडी में येलोइश कलर बनना शुरू हो जाएगा, जिसको आप येलो फीवर या फिर जॉन्डिस या पीलिया के नाम से जानते हैं। तो ये इसकी पूरी सीरीज होती है, समझे, ऐसे होता है जॉन्डिस, पीलिया। जॉन्डिस रिजल्ट्स फ्रॉम इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल ड्यू टू लिवर और बाइल डक्ट प्रोडक्ट। द टेस्ट यूज टू इवेलुएट एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक फंक्शन इज, अब देखो पैनक्रियास के दो मेन फंक्शन होते हैं, एक तो एक्सोक्राइन और दूसरा होता है एंडोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन में ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है, ठीक है, और यहाँ पर ये हार्मोन्स रिलीज करता है। सवाल आपसे यहाँ से पूछा गया है डाइजेस्टिव एंजाइम से, तो इसके लिए आप यूज करते हैं लाइपेज टेस्ट, ठीक है, क्योंकि लाइपेज एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो पैनक्रियास से रिलीज किया जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम, अगर आपने लाइपेज का अमाउंट चेक कर लिया, इसका मतलब कि आप पैनक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट को इवेलुएट कर लोगे, ठीक है। Which of the following test is used to assess thyroid gland function? अब थायराइड ग्लैंड का काम करने के लिए या उसको असेस करने के लिए आप किसको चेक करोगे, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। देखो, हर एक ऑर्गन का जो टेस्ट है, ठीक है, जो फंक्शन टेस्ट है, वो उसी के ही नाम पर ही रखा जाता है, क्लियर। अगर आपको उससे निकली हुई चीज़ें या उस पर क्या चीज़ें बन रही हैं, उसी के आधार पर हम उस टेस्ट का नाम रखते हैं। आपको अगर इन चीज़ों के बारे में पता है तो आप इसके टेस्ट को भी आसानी से याद कर लोगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ से सवाल आते हैं, यहाँ से सवाल लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट में भी आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका एक चैप्टर है। Which liver function test is used to assess protein synthesis by the liver? वही चीज़ है, सेम है, सीरम एल्ब्यूमिन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये एल्ब्यूमिन क्या होता है, ये है एक प्लाज्मा प्रोटीन, ये दिया गया था ना, प्लाज्मा प्रोटीन। ये बनाया जाता है लिवर के थ्रू और इसका मेन फंक्शन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करना ब्लड और टिश्यूज के बीच में, ठीक है। तो ये चूंकि लिवर बनाता है, तो अगर आप इसको मेजर कर लोगे, आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या लिवर आपका सही अमाउंट में प्रोटीन्स बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है। इसके अलावा और भी होते हैं प्रोटीन्स, एक तो ये हो गया, इसके अलावा ग्लोबुलिन भी बनाया जाता है, फाइब्रिनोजेन भी बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ बन यूजुअली इंडिकेट्स किडनी डिसफंक्शन, क्योंकि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हम किडनी के लिए टेस्ट परफॉर्म करेंगे। Which of the following organelles is involved in detoxification of drugs in liver cells? देखो, राइबोसोम का इसमें कोई काम नहीं है, ना ही रफ एंडोप्लाज्मिक काम करता है, लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका एक मेजर फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन। तो आंसर हो जाएगा इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा परऑक्सीजोम भी होते हैं, परऑक्सीजोम्स, ये भी डिटॉक्सिफिकेशंस करते हैं, जैसे ड्रग्स, अल्कोहल, ये सारी चीजें। What is the primary structural polysaccharide found in the plant cell wall? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज या काइटिन। ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं, सेल्यूलोज एक तरीके का स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड प्लांट की सेल वॉल के अंदर मेन कंपोनेंट जो पाया जाता है वो आपका सेल्यूलोज है, जो कि एक होमोपॉलीसेक्राइड है, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बनता है, लीनियर है ये, मतलब सीधी सीधी चेंज होती है, आप ऐसे 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 देख लो या ऐसे 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 देख लो, लीनियर पॉलीसेक्राइड है ये, ठीक है। चलो, which of the following organelles modifies sorts and packages proteins for secretion? याद करो, याद करो, कुरियर कंपनी,
कौन है यहाँ पर? गोल्गी अपैरेटस। क्या काम होता है इसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी चीज़ें बनाता है उसको ये पकड़ेगा, उसको पैकेज करेगा, उसकी सॉर्टिंग करेगा, है ना, उसको मॉडिफाई करेगा एंड देन उसके बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन कर देगा। बिल्कुल कुरियर कंपनी की तरह काम करता है ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं, स्टेरॉइड्स बनते हैं, इन सभी को उठाकर इनकी जगह पर पहुंचाने का काम होता है इसका। द गोल्गी बॉडी प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसाइज इन द ईआर एंड प्रिपेयर्स देम फॉर एक्सपोर्ट और यूज विद इन द सेल, ठीक है। The sister chromatid separates and move towards opposite poles during which phase of meiosis? तो ये आंसर हो जाएगा आपका एनाफेज सेकेंड। देखो हमारे पास एम फेज में 4 आपके डिविजन्स होते हैं, 4 फेजेस आते हैं। पहला होगा एनाफेज, फिर मेटाफेज, उल्टा बोल दिया मैंने, चलिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। 1 2 सेम 1 2 1 2 1 2। तो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ना, फेज सेकंड, इसके अंदर जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं वो छूट कर एक दूसरे से ऑपोजिट पॉल्स की तरफ जाना शुरू कर देती हैं, ठीक है। और लास्ट फेज में, टीलो फेज में, जो आपके दोनों के दोनों न्यूक्लियस है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। ये होगा Which type of endoplasmic reticulum is directly associated with protein synthesis? कौन सा एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि प्रोटीन्स बनाने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है? आंसर होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके पास होते हैं राइबोसोम्स। और मैंने एक ही चीज़ आपको पढ़ाई है, राइबोसोम्स जहाँ जहाँ प्रोटीन्स वहाँ वहाँ, ठीक है। चाहे राइबोसोम कहीं भी हो, हमको लेना देना नहीं है, वो प्रोटीन बना रहे होंगे, ठीक है। Which mineral is crucial for synthesis of thyroid hormones? आयोडीन, करा चुकी हूं मैं, आयोडीन जरूरी है। Which of the following process involve the breakdown of glycogen into glucose? तो ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज बनता है इसका मतलब है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और सुन लीजिए, जितनी भी रिएक्शंस है वाली, ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ठीक है। लिपोजेनेसिस, लिपिड्स का फॉर्मेशन, लिपिड्स का फॉर्मेशन, ठीक है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन, ठीक है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। लाइसिस अगर कहीं भी आ रहा है इसका मतलब है कि कोई चीज़ टूट रही है, और जेनेसिस आ रहा है तो किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। ये दोनों वर्ड अगर आपको याद रहेंगे तो आप सारी की सारी जितनी भी रिएक्शंस होंगी उनका मतलब समझ पाओगे, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा इन प्लांट सेल? देखो इसका काम होता है 2 सेल्स के बीच में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना। मान लीजिए मेरे पास ये 2 सेल्स है, इससे मुझे कोई चीज़ यहाँ पर पहुँचानी है तो मैं प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प लेती हूँ, ठीक है। ये इसका मेन मकसद होता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारी इस क्लास का, विच स्ट्रक्चर एक्ट एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल ड्यू टू इट्स सेल्फ डाइजेस्टिंग एंजाइम्स? पता होगा आपको। लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, ये कभी कभी जिस थाली में खाते हैं उसी में ही छेद कर देते हैं। And last question, which molecule act as the main energy currency of the cell? आंसर हो जाएगा आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, कुछ भी अगर करना है दुनिया में, तो आपको क्या खर्च करना पड़ता है? रुपया। आपकी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं उनको अपना कुछ भी काम करना होता है तो वो खर्च करती हैं एटीपी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? तो ये थे सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस बायोकेमिस्ट्री के। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया लाइव। थैंक यू।